नमस्कार। आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, अभिवादन है। यदि आपने हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लिया है बहुत अच्छी बात है। यदि किन्हीं कारणोंवश आप हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हमने अपना दायरा बढ़ा लिया है। हम अपनी मूल बात पर आते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, जो गणित है, गणित में रैखिक समीकरण, एक चरीय, द्विचरीय और बहुपद इन नामों से पढ़े जाते हैं। एक चरीय का चर यानी होता है अज्ञात पद जिसका मान ज्ञात करना हो। जैसे 2x बराबर 6, एक प्रश्न आ गया 2x बराबर 6, तो इसमें केवल एक अज्ञात पद है, उसे एक चरीय पद कहेंगे। 2 को नीचे ले जाओ तो x बराबर 6/2, 2 दिया 6, x का मान 3। ये एक चरीय या एक पदीय समीकरण कहलाता है। फिर आता है द्विचरीय या द्विपदीय समीकरण। जैसे x और y दो दिए, m और n दिए, p और q, m, n, x, y, कोई भी दो ऐसे पद दिए हो जिनका मान ज्ञात करना हो, मेरे मान अज्ञात हो, तो ऐसे समीकरण जिनमें दो पद अज्ञात होते हैं, दो पद चर होते हैं, उन्हें हम द्विचरीय या द्विपदीय समीकरण कहते हैं। इनको हल करने की मूलतः जो विधियां हैं वो है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्र गुणनखंड विधि, लेखा चित्र यानी ग्राफीय विधि। इन विधियों में हम आज जिस विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हुए हैं वो है विलोपन विधि, डिलीशन मेथड। हम विलोपन विधि को पहले आप पूरी विधि को विस्तार से समझिएगा, उसके मैंने फिर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब कितने प्रकार के सवाल हो सकते हैं और हमें प्राथमिकता के आधार पर कैसे प्रश्नों को हल करना चाहिए वो विधि समझा रहा हूं। मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप किसी प्रश्न की कॉपी ना करें, आप विधि को अपने दिमाग में बिठाएं। तो पहले मैं विधि को सविस्तार समझा रहा हूं, फिर मैं एक एक करके उन विधियों जो सविस्तार समझाई है उस विधि का पूरे उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि रैखिक समीकरण को हल करने की जो डिलीशन मेथड है उसका आज हम अवलोकन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम प्रश्न में ये देखते हैं कि जो दिया गया प्रश्न है उस प्रश्न में x और y जो अज्ञात पद है उसमें से कोई एक बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम x और y या p और q जो भी अज्ञात पद है उनमें ये देखते हैं कोई एक पद बराबर है कि नहीं। मान लीजिए अगर एक पद बराबर है, जैसे इस प्रश्न में 3x + 2y = 5, 5x - 2y = 11, तो हमने देख लिया कि इसका y वाला स्टेप जो है, पद जो है वो एक समान है, ठीक है ना। यहां भी देखो दूसरे प्रश्न में 3x + 2y = 5, 5x + 2y = 11, तो इस प्रश्न में भी हमने देख लिया कि इसका दूसरा पद बराबर है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि में दिए गए दो समीकरणों में ये देखते हैं कि कोई एक सा x या y वाला पद आपस में बराबर है कि नहीं। इसके बाद अगर बराबर है तो फिर हम देखते हैं कि क्या जो दो पद बराबर हैं उनके चिन्ह अलग अलग हैं कि एक से। जब हम देख लेते हैं कि दो पद बराबर हैं यानी समीकरण का एक स्टेप एक सा है, तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या उनके चिन्ह अलग अलग हैं। तो जैसे इस प्रश्न में चिन्ह अलग अलग है तो हम लिखेंगे जोड़ने पे। तो जोड़ने पे लिखने का क्या फायदा होता है कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। हाँ, लेकिन जैसे ये सवाल है, इसमें ये पद बराबर है लेकिन इसके चिन्ह एक से है, धन और धन, तो ये कट नहीं सकता।
चिन्ह को बदलने के लिए हमें घटाने पर लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पद एक से है कि नहीं, देख लिया y एक से है। फिर हमने देखा कि चिन्ह अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो हमने लिख दिया जोड़ने पर। जैसे ही हमने लिखा जोड़ने पे, ये 2y से 2y कट गया, तो 5 और 3 8x बराबर 11 और 5 16। 8 को नीचे ले गए तो x बराबर 16 के बटे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, x का मान आ गया 2। अब हमने ये दो मान जो x का आया समीकरण 1 में रख दिया, 3x धन 2y बराबर 5, तो 3x की जगह लिख दिया 2 धन 2y बराबर 5, तो 3 दूनी 6 धन 2y बराबर 5। 6 को उधर ले गए तो पक्षांतर कहलाता है। तिरछा ले जाने को त्रियक गुणा कहते हैं, और इधर से उधर बराबर के इधर ले जाना उधर ले जाना उसको पक्षांतर कहते हैं। तो 2y तो रह गया, 5 पहले से था, 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब धन था, इधर गया तो ऋण हो गया, तो 2y बराबर 6 और 5 अलग अलग चिन्ह घट गया, 6 में से 5 गया 1, बड़ी संख्या 6 का चिन्ह ऋण, तो ऋण लगाया। अब 2 को नीचे ले गए यानी त्रियक गुणा किया हमने, यहाँ पर हमने त्रियक गुणा किया, तो क्या हुआ, ये 2 नीचे चला गया, ठीक है ना, तो y बराबर आ गया ऋण 1/2, ऋण 1/2। यहाँ पर ये 2 या 5 में से 6 में से 5 गया 1, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, तो ऋण 1 हो गया, 2 को नीचे ले गए तो ऋण 1/2, तो x आया आपका यहाँ पर 2 और y का मान आया आपका ऋण 1/2। तो ये तो वो वाला प्रश्न हुआ जब दोनों बराबर थे और चिन्ह भी अलग अलग थे। अब दूसरे प्रकार का प्रश्न आया कि चिन्ह संख्याएं बराबर हैं लेकिन चिन्ह एक से हैं, तो ये कट नहीं सकता। तब हम यहाँ पर जोड़ने की जगह पर घटाने पर क्रिया लिखेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है कि जो नीचे वाला समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। इसका चिन्ह धन था, ये धन था, ये धन था, तो ये ऋण हो गया, ये ऋण हो गया, ये ऋण हो गया। अब ये धन से ऋण कट गया, अब ये ऋण है और ये धन है ना, तो अब ऋण और धन अलग अलग हो गए। तो ऋण 5x में से 3x गया तो ऋण 2x बराबर ऋण 11 में से धन 5 गया तो ऋण 6, ऋण 2 को नीचे ले गए त्रियक गुणा, तो x बराबर ऋण 6/ऋण 2, ऋण से ऋण कट गया, 2 दिया 6, x का मान 3 आ गया। अब हमने पहला समीकरण 3x धन 2y बराबर 5 लिखा, x की जगह पे 3 लिख दिया, 3 तिरका 9 धन 2y बराबर 5, 9 को उधर ले गए, इसको पक्षांतर कहते हैं। तो 2y बराबर 5, 9 उधर गया तो ऋण हो गया, ऋण 5 में से ऋण 9 में से 5 गया, ऋण 4 बचा, यहाँ 2y तो 2 को नीचे ले गए, 2 दूनी 4 यानी y का मान आ गया ऋण 2। तो आपका उत्तर हुआ x का मान 3, y का मान ऋण 2। ये तो दो सरलतम प्रश्न है कि इनमें आपको एक पद बराबर था। ये मैंने दो सवाल इसलिए समझाए कि जोड़ने पर कब करना है, घटाने पर कब करना है। तो जब अपने आप कट रहे हैं तो जोड़ने पे लिखना है, और जब चिन्ह बदलना पड़े क्योंकि बराबर है तो घटाने पर करना पड़ता है। ये एक बात समझ में आ गई। अब आते हैं पहले चौथे सवाल को। देखो ये 3x ऋण 4y बराबर 5 और 5x धन 3y बराबर 4। इसमें कोई पद बराबर नहीं है, ना x बराबर है ना y बराबर है। फिर ये देखो इसमें 3x धन 3y बराबर 5, 4x धन 2y बराबर 7। इसमें भी ना x बराबर है ना y बराबर है। अब यहाँ मैं आपको एक गंभीर चीज समझाना चाहता हूँ। क्या हम इनके पदों को बराबर करना चाहते हैं, कोई एक पद को x या y को बराबर करना चाहते हैं, तो बराबर करने की विधि ये होती है, जैसे इसके 3 का इस पूरे में गुणा कर दो और इसके 2 का इस पूरे में गुणा कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इस 3 का इस पूरे में गुणा किया और इस 4 का इस पूरे में गुणा किया, ठीक है ना। तो अब पहले समझा, ये वाला समझा देता हूँ पहले, ठीक है ना। हमने देखा कि यहाँ पर ये सवाल लिखा है और एक भी पद बराबर नहीं है,
पूरे समीकरण में और इस 3 का इस पूरे समीकरण में गुणा किया तो 2 तिया 6x 2 तिया 6y 2 पंचे 10 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 सात 21। लेकिन इनके चिन्ह एक से है, एक से चिन्ह वाली संख्याएं कट तो सकती नहीं, तो हमने लिखा घटाने पर तो ये धन था तो ऋण, धन था तो ऋण, धन था तो ऋण, ये कट गया। ऋण 12x में से 6x गया, ऋण 6x, और ऋण 21 में से 10 गया तो ऋण 11। 6 को नीचे ले गए तो ऋण 11/6, ऋण ऋण कट गया, x का मान आ गया 11/6। ये आपका x का मान आ गया। अब आपने x का मान समीकरण 1 में रख दिया, 3x धन 3y बराबर 5, तो 3x की जगह लिख दिया 11/6 धन 3y बराबर 5। बच्चे गलती कर जाते, ये 3 और लिखा है 11/6, तो 3 का इसमें भी गुणा कराते हैं और लिखाते हैं ऐसा। ठीक। दूसरी चीज आप हमेशा ध्यान रखें, अगर ऐसा लिखा है तो आपको क्या करना है, 3 11/6, इसके पीछे कुछ नहीं मतलब 1 और बीच में गुणे का चिन्ह, तो अंश का अंश में गुणा 33 और हर का हर में गुणा 6 एकम 6, ऐसा गुणा करना। ऐसा नहीं कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ऐसा नहीं करना। तो हमने क्या किया, कहा था यहाँ 3 11 33 हो सकता था, लेकिन देखो आप 3 एकम 3 3 दूनी 6 कट गया, तो 11/2 धन 3y बराबर 5। 11/2 को उधर ले गए तो 3y बचा, 5 है, ऋण 11/2 उधर जाके ऋण हो गया। 5 के नीचे कुछ नहीं है का मतलब 1 हुआ, ऋण 11/2, ये 3y तो वैसे ही लिखा। इसका लिया लघुत्तम, तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 गुणित 1, ये लघुत्तम हो गया। 2 का गुणा 5 में, ऋण 1 का गुणा 11 में, ये लघुत्तम की विधि है कि नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा कर लो, इसका इसमें और इसका इसमें, 5 दूनी 10, ऋण 11 एकम 11/2, ये 3y तो है। अब आप ऋण 11 में से 10 घटाओगे तो ऋण 1/2 बचेगा, है ना, तो ऋण 1/2 और 3y। अब 3 को नीचे ले गए तो y बराबर आ गया ऋण 1 और 3 दूनी 6, तो y का मान आ गया ऋण 1/6 और x का आपने पहले निकाल लिया 11/6। अब अगला सवाल देखिए आप, ये 4 ही प्रकार के प्रश्न होते हैं विलोपन विधि। इसमें हमने इसके 3 का इस पूरे में और इसके 4 का इस पूरे में गुणा कर दिया, तो 3 तिरका 9x, 3 चौके 12y, 3 पांचे 15, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब जब इनके चिन्ह पहले से ही अलग अलग हैं तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, तो हमने जोड़ने पे लिखा, कट गया। 20 और 9 29x और 5 और 6 11 की हासिला 31 हो गए, 29 को नीचे ले गए तो 31/29 हो गया। अब हमने समीकरण 3x ऋण 4y बराबर 5 है, x की जगह पर 31/29 लिख दिया, ऋण 4y बराबर 5। यहाँ भी ध्यान देना, इधर और उधर गुणा नहीं करना, ऊपर गुणा होगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 बचे 29, ऋण 4y बराबर 5। इसको उधर ले गए तो ऋण 4y बराबर 5 और ये धन था उधर जाके ऋण हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा का मतलब 1 लिखा है, ये ऋण 4y तो बचा है ना, ये तो बचा है, ऋण 5/1 ऋण 63/29। इन दोनों का गुणा हो गया लघुत्तम, 29 का गुणा 5 में और ऋण 63 का गुणा 1 में, तो ऋण 4y बराबर 29 में 5 का गुणा 145 माइनस 63/29, घटाया तो हो गया 82/29। ऋण 4 को नीचे ले गए, क्रिया गुणा किया, ऋण 4 नीचे आ गया, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ऊपर हो गया 41, नीचे हो गया ऋण 2 गुणित 29, 29 दूनी होता 58, ऋण को ऊपर लगा दोगे तो y बराबर ऋण 41/58, तो x का मान 31/29, y का मान ऋण 41/58। मैं जो बातें समझाना चाहता था प्रारंभ में आपको 2 समझा दी, अब 2 चीजें यहाँ ध्यान से समझें। मान लीजिए प्रश्न ऐसा दिया है, ऐसा दिया, ऐसा दिया, इसको ध्यान समझना। यहाँ ये दोनों के बारे में मैं पहले बता चुका है, अब यहाँ समझना है।
अलग अलग है तो जोड़ दो, अलग अलग नहीं है तो घटाने पर क्रिया करके चिन्ह बदल लो। वैसे ही अगर ऐसे सवाल दिए हो जिनमें कि पद ही बराबर नहीं हो तो हम फिर ये देखेंगे कि किसका चिन्ह अलग अलग है, फिर हम उसको प्राथमिकता देंगे जिसका चिन्ह अलग अलग है। फिर जैसे इसमें 5 और 3 था और 4 और 3 था, देखा हमने इसके चिन्ह अलग अलग है तो हमने इसके 3 का पूरे में और इसके 4 का पूरे में गुणा कर दिया। क्या सुविधा हुई, ये बराबर भी हो गए और चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, जोड़ने पे लिखा तो कट गया। यानी आपने इस सवाल को सरलता से हल कर लिया। अब यहाँ तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं था तो आप चाहे इसका इसमें गुणा करते, इसका इसमें, या इसका इसमें, इसका इसमें, करना तो आपको घटाने पर ही पड़ता। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों को, जैसा यहाँ इन दोनों प्रश्नों में ध्यान रखा कि यहाँ हमें उन 2 स्टेप को बराबर करने की कोशिश करना चाहिए जिनके चिन्ह अलग अलग हो और जो आसानी से निरस्त हो जाए और सिर्फ जोड़ने पर लिखना पड़े, अनावश्यक रूप से घटाने की क्रिया ना की जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाता है तो पक्षांतर करने में और ये ऐसा लघुत्तम निकालने में ये कठिन वाला स्टेप, यहाँ आपसे गलती हो सकती है। तो लघुत्तम वाले स्टेप में गलती ना हो। त्रियक गुणा में, त्रियक गुणा ऐसा होता है तो त्रियक गुणा को करने के लिए आप ऐसा नहीं करना कि चिन्ह बदल दो। हमने कल एक महानुभाव को सवाल दिया था, उन्होंने क्या किया, ऋण 6x बराबर लिखा ऋण 11 और 11 बराबर ये ऐसा लिख दिया। तो हमने कहा ये ऋण कहाँ चला गया, बोले यहाँ ले गए थे ना, तो चिन्ह बदल गया। तो चिन्ह बदलता कब है, जब आपने ऐसा करना हो, पक्षांतर बराबर के इस तरफ या इस तरफ, तब चिन्ह बदलेगा। त्रियक गुणा में चिन्ह नहीं बदलता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें मूलभूत जानकारियां होना जरूरी है। इसके अलावा विलोपन विधि में एक अलग से प्रश्न आता है जो समीकरणों को बदल के किया जाता है, लेकिन जो विधि है विलोपन विधि वो इन 4 सवालों में समाप्त हो जाती है। इसके अलावा विलोपन विधि के लिए कोई अतिरिक्त प्रश्न नहीं बना है, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको विलोपन विधि का पूरा सविस्तार से अध्ययन कराया। कितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, कैसे प्राथमिकता से हल करना चाहिए, अब मैं सारांश बता रहा हूं, आखिरी की चीज, पूरी फाइनल कंक्लूजन। सबसे पहले हम दिए गए दोनों समीकरणों को देखते हैं और ये देखते हैं कि दोनों में से कोई x या y वाला आपस में बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है कोई सा पद तो फिर ये देखते हैं कि बराबर वाले जो पद हैं उसके चिन्ह एक से हैं कि नहीं। यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ने पे क्रिया करते हैं तो बिना चिन्ह बदले कट जाता है, लेकिन यदि चिन्ह एक से है तो घटाने पे क्रिया करते हैं और नीचे वाले समीकरण के चिन्ह को बदल देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। अगर प्रश्न में ऐसा आ गया कि कोई भी पद बराबर नहीं है तो हम ये देखते हैं, प्राथमिकता इस बात की होती है कि किस वाले पद के चिन्ह अलग अलग हैं, उसी के गुणांकों का गुणा करते हैं, उसी के गुणांकों का गुणा करते हैं। जैसे यहाँ y का चिन्ह अलग अलग है तो इसके 3 का इसमें, इसके 4 का इसमें गुणा किया और आसानी से कट गया। लेकिन जब कोई विकल्प बचा नहीं तो फिर आप ऐसे सवालों में किसी के भी गुणांक का किसी में गुणा करके चाहे x बराबर कर लो या y बराबर कर लो, बाकी की विधि बिल्कुल एक सी है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट से लिखें। आप ध्यान रखें, हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। विशेष रूप से एक बात का आपको ध्यान रखना है कि विधि का अध्ययन करते समय जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसको कॉपी में अवश्य नोट कर लें, क्योंकि 4 के अलावा किसी भी प्रकार से अन्य कोई भी विलोपन विधि से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं पूछा जाता। हमने विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य निर्माण का जो दृढ़ संकल्प लिया है उसके अनुसार अब हम विधियों को विस्तार से पहले
भाषाई रूप में समझाएंगे, उसके बाद उसको उदाहरण के द्वारा हल करके बताएंगे। किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, किसी प्रकार की कोई दुविधा हो, कहीं किसी प्रकार का कोई आपको लगता हो कि कोई बात आपकी समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमसे प्रश्न पूछें। हमने ये योजना ही बना ली है कि विधि चाहे गणित की हो या किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री की हो, पहले आपको उसको भाषाई रूप में पूरा समझाना है, फिर उसको एक एक करके उदाहरण देके स्पष्ट करना है। दायरा हमने बढ़ा लिया है। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर मैथ साइंस एकेडमी चैनल हमारा चल ही रहा है, जो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। अब आप ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, लिंक पर जाके लिंक को क्लिक करके वीडियो को ओपन करना है, डाउनलोड करना है, ईमानदारी से पढ़ना है और अपना स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना है। उन अभिभावकों से, उन पालकों से और उन गणमान्य समाज सेवक नागरिकों से विशेष आग्रह है जो जिनके आसपास विद्यार्थी रहते हैं, जिनका विद्यार्थी जीवन चल रहा है, उनके उपयोगिता की वस्तु है, तो ये संसाधन उन तक भी पहुंचाए, ये लिंक उन तक भी पहुंचाए, क्योंकि हमारा दृढ़ संकल्प निस्वार्थ भाव से सेवा करके विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य निर्माण का है। हम प्रयासरत हैं कि विद्यार्थी उच्च से उच्चतम पदों पर आसीन हो, सफलता उनके कदम चूमे, कहीं भी लक्ष्य प्राप्ति में उन्हें किसी भी प्रकार की रुकावट का अनुभव ना हो, वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो पालकों, समाज सेवकों और गणमान्य नागरिकों से भी अनुरोध है कि वे, अगर अब उनके पढ़ने की सामग्री तो है नहीं, लेकिन उनके स्वयं के परिजन और उनके बच्चे, जो आसपास के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाए, उन तक ये शैक्षिक सामग्री पहुंचाए और उनके भविष्य को सुनहरा बनाकर अपना पुण्य अर्जित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी ओर से नमस्कार।